अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चंस रह गए थे, उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन बचे थे, जो हमारे पास क्वेश्चंस रह गए थे, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो है लॉज ऑफ मोशन की जो स्टार्ट के क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो आपको दिख रहे हैं आपके पास, जो चौथा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 के जो 3 पार्ट हैं यहाँ पर सी तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो बाकी के पार्ट इसके बचे हैं, यानी कि लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं, उन सब का सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो आप सबसे पहला जो आपके पास सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास लिखा है एन एम्प्टी कार हैज़ 1200 kg मास, यानी कि खाली गाड़ी है जिसका जो मास है वो कितना है, 1200 kg मास है उसका। इट इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जो उसका इंजन है वो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। कब, जो अगर उसका मास जो है हमारे पास 1200 kg है। If 300 kg load is added to mass by passenger and luggage, अब उसके अंदर क्या हुआ, 300 kg का लोड ऐड हो गया। वो लोड किसका है, मास जो है किसका है, वो पैसेंजर और लगेज का, यानी कि उस कार के अंदर जो है पैसेंजर बैठे और उनका सामान है, लगेज वगैरह है, तो उनका मास, टोटल मास कितना है, 300 है। सही है। आगे वो पूछ रहे हैं व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस, यानी कि कितनी एक्सेलरेशन इंजन प्रोड्यूस करेगा इतने लोड ऐड होने के बाद। यानी कि आपने जो इसका डेटा किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, मास लिखना है। तो चलें, इसका सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर चुका हूं, तो मैं इसको आपको समझाते हैं कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इसके अंदर किस तरीके से आपने डेटा बनाना है। तो चलते हैं जी अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा है एन एम्प्टी कार हैज़ 1200 kg, तो हमारे पास कितना है, मास कितना है, 1200 kg है। अब यहाँ पर मास हमारे पास दो हैं, एक तो 1200 kg है, दूसरा हमारे पास है 300 kg। तो दो मासेस हैं, तो एक को जो स्टार्ट वाला है वो m1 हो जाएगा, जो सेकंड वाला है m2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं डेटा के अंदर सबसे पहले मैंने m1 लिखा है, उसके बाद उन्होंने कहा था एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि a1 एक्सेलरेशन कितनी है, a1 जो है हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड की है। अब m2 कितना है हमारे पास, 300 kg का जो सवाल में लिखा होता है, इफ 300 kg लोड इज एडेड बाय पैसेंजर एंड लगेज, तो वो लोड क्या कर दिया है, यानी कि जो m2 है वो हमने m2 करके लिख दिया, यानी कि मास 2 लिख दिया उसका। आगे लिखा है व्हाट एक्सेलरेशन, यानी कि उन्होंने वापस एक्सेलरेशन पूछी है कि इतना मास ऐड करने के बाद अब गाड़ी कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, तो वो एक्सेलरेशन पूछी है, तो यानी कि a2 हमने मालूम करना है। तो ये स्टूडेंट न्यूमेरिकल है, बहुत इजी, बस इसके अंदर से थोड़ी लॉजिक है जो कि आपको समझनी है। अब जाहिर सी बात है लॉज ऑफ मोशन कर रहे हैं, तो लॉज ऑफ मोशन में जितने भी हमने अभी तक न्यूमेरिकल पढ़े हैं और जितने भी अभी तक हमने टॉपिक पढ़े हैं लॉज ऑफ मोशन के अंदर, तो जो हमारा सेकंड लॉ था उसका ही एक फार्मूला था, न्यूटन का जो सेकंड लॉ था उसका फार्मूला था F=ma। क्या फार्मूला था, F=ma फार्मूला था, वही एक फार्मूला पढ़ा है। अब डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो हमारे पास फार्मूला वो तो नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर फोर्स बताई गई है F=ma। तो यहाँ पर m तो है, a भी है, लेकिन फोर्स नहीं है, तो फोर्स कहाँ से लाएंगे, तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा F=ma वाला। लेकिन आपने क्या करना है, सबसे पहले फोर्स फाइंड करनी है। कैसे फोर्स फाइंड करेंगे आप, फोर्स ऐसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, फोर्स फाइंड करने के लिए फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, फॉर्मूला ऑफ फोर्स लिखना है, यानी कि F=ma। तो सिंपली हमने फॉर्मूला लिख लिया फोर्स का F=ma। अब आपने क्या करना है, फोर्स मालूम करनी है, मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो यानी कि जो आपको m1 और a1 यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आपकी क्या होगी, फोर्स होगी। क्या होगी, फोर्स होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है फोर्स का, क्योंकि सबसे पहले फॉर्मूले में है ही हमारे पास फॉर्मूला फोर्स का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स को मालूम करना पड़ेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला लिख के हमने क्या है, F= एज इट इज लिख दिया, m लिखा था तो m की वैल्यू लिख दी, m1 की वैल्यू क्या थी, 200 kg, 200 kg हमने लिख दिया।
m2 की हमने नहीं लिखेंगे क्योंकि बात हो रही है अगर m2 की लिखेंगे तो एक्सप्रेशन 2 भी ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन a2 तो हमें मालूम ही नहीं, वो तो हमें मालूम करनी है, तो इस वजह से m1 और a1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो a क्या था यहाँ पर, a1 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो a हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। जब 12 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से तो हमारे पास आंसर आएगा 4800 न्यूटन। तो हमारे पास फोर्स कितनी आ गई, 4800 न्यूटन की फोर्स आ गई है। अब यहाँ पर क्या है, मास है। अब यहाँ पर मास कितने हैं, 2 हैं, m1 है और m2 है। तो यहाँ पर अब जाहिर सी बात है 2 मास है तो हमारे पास प्रॉब्लम जो है करने में हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आएंगी। तो उस डिफ़िकल्टीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, यानी कि जो आपके पास सिंपल फार्मूला है, यानी कि 2 मासेस है, इन मासेस को एक करना है आपने। तो इसके पास आपके लिए फार्मूला है कि m इक्वल टू m2 प्लस m1, यानी कि मास बराबर है m2 प्लस m1 के, यानी कि मास 2 में प्लस कर दो मास 1। कॉमन सी बात है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर वो 2 चीज़ें हैं, अगर आपने किसी चीज़ का सम निकालना है, टोटल करना है, तो जितने भी आपके पास आइटम है आप सबको प्लस कर लो तो आपके पास क्या है, टोटल आ जाएगा, यानी कि आखिरी जो आपके पास जो है टोटल आपके पास उसका जो है आंसर आ जाएगा। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, मासेस को भी क्या करेंगे, सम करेंगे। तो मासेस को सम करने क्या करेंगे, करने के लिए दोनों मासेस को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो दोनों मासेस को हमने फॉर्मूला लिखा m इक्वल टू m2 प्लस m1, सेम एज इट इज़ फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी, m एज इट इज़ आ गया, इक्वल टू आ गया हमारे पास। और क्या था, m2 लिखा हुआ था, तो m2 की वैल्यू थी हमारे पास 300, तो हमने लिख दिया 300। फार्मूले में प्लस था तो हमने प्लस लिख दिया। उसके बाद जो m1 था, उस m1 की जगह की जो वैल्यू थी m1 की 1200, वो हमने 1200 लिख दी। तो जब आप 300 में 1200 प्लस करेंगे तो मास हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल 1500 मास हो जाएगा। और इससे हमारे सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इन दोनों का सम, भाई दोनों मासेस हैं, जब इन दोनों का ही सम कर लेंगे तो एक मास आएगा हमारे पास, यानी कि टोटल मास आ गया। तो इससे कोई हमारे जो न्यूमेरिकल है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं जी। अब क्या करना है, अब हमने क्या करना है, फोर्स का फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है, फोर्स का फॉर्मूला लगाना है। किस पर, पहले हमने लगाया था फोर्स फाइंड करने के लिए F1 और मास 1 और A1। अब इसी तरीके से फॉर्मूला ऑफ फोर्स का लगाएंगे, लेकिन उसके अंदर क्या करेंगे, m2 मल्टीप्लाई बाय A2 करेंगे, यानी कि m2 मल्टीप्लाई बाय A2। अब इसके अंदर इसको A2 क्यों लिखा है हमने, A2 इस वजह से लिखा है, F इक्वल टू m2 A2 इस वजह से लिखा है ताकि हमें अब वैल्यू फाइंड करनी है A2 की। मास भी हमारा सॉल्व हो गया, फोर्स भी हमारी फाइंड हो गई, अब हमें A2 मालूम करना है, जो चीज़ हमारे पास मेन थी, जो कि हमें फाइंड करना था। तो अब A2 मालूम करना है तो A2 को सेपरेट करेंगे, कैसे, m2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सही है ना। तो A2 इक्वल टू F अपॉन m, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय m2 हो गया, यानी कि मास 2 हो गया। यहाँ पर सिर्फ मैंने m लिखा है तो इसका मतलब है m2 है, सही है ना। तो ये m2 लिख दिया, यानी कि मास 2 लिखना है आपने यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने आपको फार्मूले में बता दिया, अब यहाँ पर 2 वाली जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे हम यहाँ पर। तो फार्मूला हमने अरेंज कर लिया, A2 सिंगल हो जाएगा, m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे इधर आके फोर्स के पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास फोर्स से डिवाइड हो गया m, और A2 सेपरेट हो गया। सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, A2 इक्वल टू फोर्स हमारे पास थी 4800 न्यूटन की, तो हमने फोर्स की वैल्यू लिख दी। उसके बाद मास था, तो मास कितना आ गया, टोटल 1500 kg, तो 1500 kg हमने मास लिख दिया। अब टोटल जब इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 4800 को डिवाइड करेंगे 1500 से, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो एक्सेलरेशन का यूनिट है वो लिखना है। याद रहे, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो जब आपने लास्ट में जब आंसर कर लिया, आंसर निकाल लिया, तो उसका यूनिट लिखना लाजमी है। जो चीज़ आपने फाइंड करी है उसका यूनिट लिखना लाजमी है। तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड की है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं प्रीवियस सेकेंड चैप्टर के अंदर। तो नीचे जो है आपको लिंक मिल जाएगा सेकेंड चैप्टर की प्लेलिस्ट का, जिन्होंने नहीं देखी, जो न्यू स्टूडेंट है वो जाके देख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का यूनिट और एक्सेलरेशन क्या होती है, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो इसका जो यूनिट होता है एक्सेलरेशन का, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3.2 आंसर आएगा। तो A2 हमारे पास कितना हो गया, 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये इसका हो गया फाइनल आंसर, सही है ना। ये जो स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल थी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी, सिंपल। सबसे पहले हमने फोर्स फाइंड की, उसके बाद मासेस का सम किया, उसके बाद हमने वही फॉर्मूला लगा के इनको ऐड किया और हमारे पास आंसर आ गया है। चलते हैं जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको एक्सप्लोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है हमारा। अब 8 की तरफ चलते हैं। 7 का कोई पार्ट नहीं है, 8 जो है उसका सबसे पहला पार्ट लिखा है
एन्यूमरेट एट लीस्ट 3 क्लियर डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, यानी कि आपने एटलीस्ट 3 आपने क्लियर डिफरेंस बताने हैं मास और वेट के दरमियान में कि फ़र्क क्या होता है। एटलीस्ट 3 पॉइंट लिखने उन दोनों के, मास और वेट के दरमियान फ़र्क क्या होता है। तो चलें, इसका भी जो है आपको बुक पे भी मिल जाए, बुक के अंदर भी है आंसर, और मैंने इसका आंसर जो है सेपरेट करके भी लिख दिया है। तो जो सेपरेट करके लिखा है उसको एक्सप्लोर करते हैं। अब वो लिखा है एन्यूमरेट अ लिस्ट 3 क्लियर डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो हमने मास और वेट का डिफरेंस बिटवीन लिख दिया है। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी रिगार्डलेस ऑफ इट्स वॉल्यूम और ऑफ एनी फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी कि मास क्या होता है, मास कहते हैं हम किसी भी क्वांटिटी को, मिकदार को जो कि मैटर की हो, किसी भी बॉडी के अंदर मैटर की मिकदार को क्या कहते हैं, मास कहते हैं, जिसके अंदर क्या हो सकता है, वॉल्यूम और कोई भी फोर्स आसानी से एक्ट हो सकती है किसी भी मास पर, सही है ना, ये हमारे पास मास होता है, सही है। जबकि वेट क्या होता है, वेट इज अ मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। यानी कि वेट क्या होता है, एक मेजरमेंट है किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की, जो कि एक्ट करती है ऑब्जेक्ट के ऊपर। यानी कि जो हमारे पास वेट है वो क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, सही है ना। यहाँ पर मेजरमेंट कहलाती है किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स पे, यानी कि जितनी ऑब्जेक्ट पर जितनी ग्रेविटी लगेगी उतनी ही उसका उतना वेट होगा, जितनी ग्रेविटी लगेगी उतना वेट होगा, और जितनी ग्रेविटी ज़्यादा होगी उतना वेट ज़्यादा होगा, जितनी ग्रेविटी कम होगी उतना वेट कम होगा। सेकेंड पॉइंट जो मास का लिखा है वो लिखा है मास ऑलवेज कांस्टेंट इन एनी प्लेस। यानी कि जो मास होता है किसी भी बॉडी का, अगर मास है वो क्या होगा, कांस्टेंट रहता है। आप किसी भी जगह पे उस ऑब्जेक्ट को ले जाओ, उसका जो मास होगा वो सेम रहेगा। लेकिन क्या हो, वेट क्या होता है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द ग्रेविटी एट दैट प्लेस। यानी कि जिस जगह पर ग्रेविटी जितनी एक्ट करेगी उतना ही उसी हिसाब से वेट भी होगा उसका। यानी कि वेट मास की तरह नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। अब ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी तो वेट भी उतना ज़्यादा होगा, ग्रेविटी जितनी कम होगी तो वेट भी कम होगा। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, मास इज मेजर इन किलोग्राम। यानी कि मास है उसको जो किस में मेजर करते हैं हम, किलोग्राम के अंदर। सिंपल हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। तो मास को मेजर करते हैं हम किलोग्राम के अंदर, तो मास को हम क्या करते हैं, केजी के अंदर डिनोट करते हैं, मेजर करते हैं किलोग्राम के अंदर। और वेट को किस में करते हैं, न्यूटन के अंदर मेजर करते हैं। लिखा है वेट इज मेजर इन न्यूटन, यानी कि वेट को आपने क्या करना है, न्यूटन के अंदर आप मेजर करते हो। यानी कि वेट का जो यूनिट होता है वो भी न्यूटन होता है, और उसको मेजर करते हैं हम न्यूटन के अंदर। तो ये हमारे क्लियर डिफरेंस थे मास और वेट के। बुक के अंदर से भी मैं बता देता हूँ कि बुक के अंदर से भी कहाँ से मिलेंगे आपको। इसके लिए आप चले जाएं बुक के पेज नंबर, सिंपली आप जो बुक का पेज नंबर 70 है उस पर चले जाएं और इसका डिफ्रेंशिएट आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बुक के पेज नंबर पे 70 जो पेज नंबर है उस पर आप जाएंगे जब, तो ये हमारे पास जो है 70 पेज नंबर है। इधर लिखा हुआ है मास और वेट, डेफिनेशन लिखी हुई है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी और यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो ये 3 पॉइंट आपने लिखने थे उसके अंदर, तो आपने 3 ही पॉइंट लिख देने हैं, कोई भी ज़्यादा पॉइंट नहीं करें। सिंपल बुक के अंदर जो आंसर लिखा हुआ है वो ही मैंने वहाँ पर भी आपको सेपरेट करके लिखवाया, और यही ऑथेंटिक आंसर है। सिंपल सा आंसर है, जो उन्होंने 3 पॉइंट बोले थे हमने 3 पॉइंट लिख दिए हैं। इसके अंदर क्लियर डिफरेंस हमने बता दिया मास और वेट का क्या होता है। तो यहाँ पर आपको बुक के पेज नंबर 70 पर आपको मिल जाएगा ये इसका आंसर, यानी कि जो 8वें का जो ए पार्ट है उसका आंसर बुक के पेज नंबर 70 पे आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8 का पार्ट बी, 8 का पार्ट बी लिखा है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg। ये न्यूमेरिकल है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg, यानी कि जो एक ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है 60 kg है। फाइंड इट्स वेट ऑन अर्थ, आपने क्या करना है उसका वेट फाइंड करना है अर्थ पर, मून पर और मार्स पर। यानी कि आप एक ऑब्जेक्ट है उसका वेट है 60 kg, सॉरी मास है 60 kg। अब आपने उस ऑब्जेक्ट का जो मास है ना 60 kg, उसके मुताबिक आपने उसका वेट बताना है कि अर्थ पर कितना होगा, मून पे कितना होगा और मार्स पे कितना होगा। अज्यूम द एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, अब क्या एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, अब अर्थ पर ग्रेविटी कितनी होगी, उसकी एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मून पर होगी 1.6 एंड मार्स पर होगी 3.7। यानी कि आपको ग्रेविटी बता दी कि अर्थ पर 9.8 होगी, मून पर आपके पास कितनी होगी 1.6 और मार्स पर कितनी होगी
3.7 इसकी ग्रेविटी होगी। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपको ये बता दिया गया है। अब सवाल पैदा होता है कि इस न्यूमेरिकल को करेंगे कैसे, यानी कि इसका फॉर्मूला कैसे पता चलेगा। तो सिंपली आप चले जाएं बुक के उसी पेज नंबर पर, 70 पेज नंबर पर। तो 70 पेज नंबर पर जब आएंगे तो स्टार्ट में आपके पास एक लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा है, मास इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेन इन अ बॉडी एंड मेजर इन केजी, यानी कि मास ऐसा अमाउंट होता है मटेरियल का जो कि किसी बॉडी में मौजूद होता है, सही ना, जिसको हम मेजर करते हैं केजी के अंदर। वेयर वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, लेकिन जो वेट होता है वो क्या करता है, फोर्स होती है हमारे पास जो ग्रेविटी एक्सर्ट करती है ऑब्जेक्ट के ऊपर। और वेट बराबर होता है W इक्वल टू एम जी के, यानी कि जो ये हमारे पास W इक्वल टू एम जी लिखा है ना, ये हमारे पास क्या है, वेट का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के तहत आपने क्या करना है, उन तीनों के मासेस वेट फाइंड करने हैं। तो चलें इसका सॉल्यूशन करते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है लॉज ऑफ मोशन का। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा। तो डेटा के अंदर हमने क्या लिखना है, तो डेटा हमने बना लेना है। सबसे पहले m1 लिखना है, m1 नहीं आएगा यहाँ पर, सिर्फ आपने लिखना है m। तो m आपने लिख लिया। मास कितना है, 60 kg है, तो आपने 60 kg मास लिख लिया। 60 kg लिखने के बाद आपने ग्रेविटी ऑफ अर्थ, मैंने GE लिखा है, GE का मतलब स्टूडेंट ग्रेविटी ऑफ अर्थ, या तो आप बात समझ ही गए होंगे। ग्रेविटी ऑफ अर्थ यानी कि स्टार्ट में अर्थ बोला है तो मैंने फर्स्ट लेटर इसका लिख दिया GE, मतलब ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ हमें पता है कितनी है, इतनी है। ग्रेविटी ऑफ m, GM का मतलब है ग्रेविटी ऑफ मून, तो ये हमारे पास इतनी है। और ग्रेविटी ऑफ मार्स, अब यहाँ पर मैंने मार्स लिख दिया। मार्स इस वजह से लिखा है स्टूडेंट क्योंकि देखें सेकंड के अंदर ग्रेविटी ऑफ मून था, अब यहाँ पर भी GM होता, यहाँ पर भी GM होता, तो डिफरेंस करने के लिए मैंने फर्स्ट में GM यानी कि ग्रेविटी ऑफ मून लिख दिया, और जो थर्ड वाला है ग्रेविटी ऑफ मार्स उसके अंदर मैंने पूरा ही लिख दिया है ग्रेविटी ऑफ मार्स, डिफरेंस करने के लिए, ताकि पता चल जाए, वो भी हमें पता है। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड तीन चीज़ें करनी है यहाँ पर। क्या फाइंड करनी है, तीन चीज़ें आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ पर कौन कौन सी तीन चीज़ें फाइंड करनी है, वही सेम चीज़ है। वेट ऑफ अर्थ यानी कि अर्थ पर वेट फाइंड करना है, वेट ऑफ मास यानी कि मास पर वेट फाइंड करना है, और वेट ऑफ मार्स मून पर फाइंड करना है और मार्स पर फाइंड करना है, सही है ना। तो तीनों पे आपने क्या करना है, वेट फाइंड करना है, तो आपने सिंपल वेट फाइंड करना है तीनों पे, यानी कि अर्थ पर भी, मून पर भी और मार्स पर भी। तो चलें स्टार्ट करते हैं, एक एक करके करेंगे हम इनको। तो फाइंड WE मीन्स आप समझ गए होंगे वेट ऑफ अर्थ। तो सिंपल हम फार्मूला ऑफ वेट यानी कि वेट का फार्मूला है W इक्वल टू mg, वो फार्मूला लिखेंगे और क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल सा है, फार्मूला ऑफ वेट लिखेंगे W इक्वल टू mg, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसके अंदर लॉजिक नहीं है, सिंपल फार्मूला लिखा W इक्वल टू mg। तो मास हमारे पास कांस्टेंट है, m हमारे पास है 60 और g हमारे पास चेंज होगा, सही ना, क्योंकि हम WE निकाल लें तो अर्थ वाली ग्रेविटी लिखेंगे, ग्रेविटी ऑफ अर्थ लिखेंगे। तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ हमारे पास कितनी थी, डेटा के अंदर हम देख लेंगे ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितनी थी। GE कितना था हमारे पास, 9.8 था, तो हमने क्या लिख दिया, GE की जगह पर G की जगह पर 9.8 हमने लिख देना है यहाँ पर। तो हमने 9.8 लिख दिया G की जगह पर। तो 60 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से तो हमारे पास आंसर आएगा 588 न्यूटन, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है वेट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होता है और वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है। बस आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा, आपको सिंपली सवाल में पूछ लिया जाएगा या फिर बता दिया जाएगा, सही है ना। तो ये हमारे पास WE फाइंड हो गया, यानी कि वेट ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ पर वेट इसका इतना होगा। तो चलते हैं WM यानी कि वेट ऑफ मून फाइंड करने के लिए सिंपली वही फार्मूला लिखेंगे। W इक्वल टू m हमारे पास कांस्टेंट है 60 है, अब लिखनी है किसकी वैल्यू, G की वैल्यू लिखनी है, सही है, लेकिन मून पर लिखनी है। तो मून पर कितनी होगी, G की वैल्यू 1.6 है, तो हमने क्या लिख देना है यहाँ पर 1.6 लिख देना है यहाँ पर। तो ये 60 मल्टीप्लाई बाय 1.6, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, सिंपली फार्मूले में भी मास मल्टीप्लाई हो रहा है ग्रेविटी से, तो हम यहाँ पर भी मास की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ग्रेविटी से। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1.6 तो हमारे पास कितना आएगा, 96 न्यूटन। कितना आएगा, 96 न्यूटन। तो वेट बराबर है 96 न्यूटन की। तो ये हमारे पास क्या हो गया, WM यानी कि वेट ऑफ मून फाइंड हो गया। अब फाइंड करना है वेट ऑफ मार्स। तो वेट ऑफ मार्स कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल ही वही फार्मूला लगाएंगे हम, फार्मूला ऑफ वेट
और सिंपल ही हमारे पास मास तो वही चलता हुआ आ रहा है 60 kg। जी की वैल्यू हमारे पास जो मास पर थी वो कितनी थी 3.7 थी। तो 3.7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा यानी कि जो वेट आएगा वो आएगा 222 न्यूटन का। तो वेट कितना आ गया हमारे पास 222 न्यूटन का। तो हमारे पास ये हमारे पास किसके ऊपर वेट आ गया, फाइंड द मास, यानी कि मास पर जो वेट होगा एक ऑब्जेक्ट का जिसका मास जो है 60 kg है उसका वेट कितना होगा मास पर 222 न्यूटन होगा। और हमारे पास मून पर होगा 96 न्यूटन और जो है हमारे पास अर्थ पर होगा 88 न्यूटन का वेट होगा। तो ये हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल था लॉज ऑफ मोशन का जिसको हमने डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें, सारे न्यूमेरिकल और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया लॉज ऑफ मोशन का। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन को। सर्कुलर मोशन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।